मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे जमानती अपराध एवं अजमानती अपराध के बारे में, यानी कि बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जमानती अपराध यानी कि बेलेबल ऑफेंस के बारे में। देखिए, सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज ए में जमानती अपराध को परिभाषित यानी कि डिफाइन किया गया है। तो जमानती अपराध क्या है? तो सीआरपीसी का सेक्शन 2 क्लॉज ए कहता है कि जमानती अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध से है जिसे सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में, सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया है। जमानती अपराध से तात्पर्य या अभिप्राय ऐसे अपराध से है जिसे सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, हमारी जो सीआरपीसी है इसमें 1 से लेकर 484 तक तो धाराएं हैं। उसके बाद सीआरपीसी में अंत में यानी कि लास्ट में 2 अनुसूची दे रखी हैं, अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकंड, यानी कि शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड। जो दूसरी अनुसूची है इसमें प्रोफार्मा दे रखे हैं, यानी कि प्रारूप दे रखे हैं। काहे के प्रारूप? प्रारूप जैसे समन का प्रारूप, वारंट का प्रारूप, कुर्की का प्रारूप और तमाम कार्यपालक एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेशों के प्रारूप दूसरी अनुसूची में दे रखे हैं। राइट? जो पहली अनुसूची है इसमें 2 टेबल दे रखी हैं। एक टेबल तो ये है बड़ी वाली और दूसरी टेबल ये है छोटी वाली। जो पहली टेबल है, ये जो पहली टेबल है ये आईपीसी के अपराधों से संबंधित है, यानी कि ऑफेंस अंडर आईपीसी के बारे में है। और जो दूसरी टेबल है ये उन अपराधों के बारे में है जो आईपीसी के अलावा अन्य कानूनों में है। ठीक? तो जो पहली टेबल है यानी कि अनुसूची फर्स्ट में जो पहली टेबल है इसमें 6 कॉलम हैं। देखिए, कॉलम नंबर 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 और कॉलम 6। इसमें 6 कॉलम हैं। जो पहला कॉलम है इसमें आईपीसी की धाराएं दे रखी हैं। पहले कॉलम में आईपीसी की वे धाराएं दे रखी हैं जिनमें दंड का प्रावधान है, यानी कि आईपीसी की दंडिक धाराएं पहले कॉलम में दे रखी हैं। दूसरे कॉलम में अपराध का जिक्र है, ठीक, ऑफेंस। तीसरे कॉलम में पनिशमेंट है और चौथे कॉलम में ये बताया गया है कि पहले कॉलम की जो धारा है, ठीक है, वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, ये चौथे कॉलम से पता लगता है। और ये जो 5वां कॉलम है जिसमें कि स्टार बना हुआ है, इसमें यह बताया गया है कि पहले कॉलम की कौन सी धारा बेलेबल है और कौन सी नॉन बेलेबल है। मैं दोबारा बोल देता हूं, ये जो 5वां कॉलम है इससे हमें यह पता लगता है कि पहले कॉलम की कौन सी धारा जमानती है और कौन सी अजमानती है, यानी कि कौन सी बेलेबल है और कौन सी नॉन बेलेबल है। ये 5वें कॉलम से पता लगता है। ठीक? कौन से कॉलम से पता लगता है? 5वें कॉलम से पता लगता है। ये जो 5वां कॉलम है, ठीक, मान लो पहले कॉलम में आईपीसी की धारा 302 है। ठीक है, अब ये 302 संज्ञेय है या असंज्ञेय है ये पता लगेगा कॉलम नंबर 4 से। ठीक? और 302 जमानतीय है या अजमानतीय है ये पता लगेगा कॉलम नंबर 5 से। ठीक? तो आईपीसी की कौन सी दंडिक धारा यानी कि आईपीसी का कौन सा अपराध जमानतीय है और कौन सा अजमानतीय है
ये 5वें कॉलम से पता लगता है। ठीक है, 5वें कॉलम से। अगर 5वें कॉलम में लिखा हुआ है कि आईपीसी की ये फला धारा, फला डांडिक धारा या फला अपराध जमानती है, तो अपराध जमानती है, आईपीसी का वो अपराध जमानती है। अगर 5वें कॉलम में लिखा हुआ है कि आईपीसी का ये अपराध अजमानती है, तो वो अजमानती है। राइट। तो आईपीसी का कौन सा अपराध जमानती है और कौन सा अजमानती है, यह हमें कैसे पता लगेगा? यह हमें पता लगेगा सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में 2 टेबल दे रखी हैं। तो जो पहली टेबल है उसका कॉलम नंबर 5 देखो, उस कॉलम 5 में लिखा होगा कि आईपीसी का कौन सा अपराध जमानती है और कौन सा अजमानती है। आपको 302 देखनी है, आपको 379 देखनी है, आपको आईपीसी का सेक्शन 109 देखना है। ठीक है, तो आईपीसी की कोई सी भी डांडिक धारा हो या किसी अपराध के बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये अपराध जमानती है या अजमानती है, तो जो प्रथम अनुसूची सीआरपीसी की जो प्रथम अनुसूची है उसमें जो पहली जो लिस्ट है, पहली जो टेबल है, उसका कॉलम नंबर 5 देखें आप। ठीक है, कॉलम नंबर 5 में सब बताया गया है कि आईपीसी की कौन सी धारा जमानती है और कौन सी अजमानती है। ठीक, अब हम आते हैं दूसरी टेबल पर। मैं आपको बता चुका हूं कि सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में 2 टेबल हैं। जो पहली टेबल है यह आईपीसी के अपराधों के बारे में है, और जो दूसरी टेबल है यह उन अपराधों की बात करती है जो आईपीसी के अलावा अन्य आपराधिक कानूनों में परिभाषित हैं और पनिशेबल हैं, यानी कि ऑफेंस अंडर अदर लॉज। अदर लॉज का मतलब है कि आईपीसी के अलावा जो अन्य आपराधिक कानून हैं, ठीक है, उनके बारे में ये दूसरी टेबल है। दूसरी टेबल ये कहती है कि वे अपराध जो आईपीसी के अलावा अन्य आपराधिक कानूनों में परिभाषित और पनिशेबल हैं, ऐसे अपराध के लिए अगर दंड का प्रावधान 3 साल है या 3 साल से ऊपर है या लाइफ इम्प्रिजमेंट है यानी कि आजीवन कारावास है या डेथ पनिशमेंट है यानी कि मृत्यु दंड है, तो ऐसे अपराध नॉन वेलेबल ऑफेंस यानी कि अजमानतीय अपराध होंगे। ठीक, मैं दोबारा बोल देता हूं। टेबल 2 ये कहती है कि ऐसे अपराध जो आईपीसी के अलावा अन्य आपराधिक कानूनों में परिभाषित और पनिशेबल हैं, ऐसे अपराधों के लिए अगर दंड का प्रावधान 3 साल या 3 साल से ऊपर है या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड है, तो ऐसे अपराध अजमानतीय होंगे। और यदि उन अपराधों के लिए दंड का प्रावधान 3 साल से कम है, तो ऐसे अपराध जमानतीय होंगे। मैं दोबारा बोल देता हूं कि ऐसे अपराध जो आईपीसी के अलावा अन्य आपराधिक कानूनों में परिभाषित और पनिशेबल हैं, ऐसे अपराधों के लिए अगर दंड का प्रावधान 3 साल या 3 साल से ऊपर है या आजीवन कारावास है या मृत्यु दंड है, ठीक है, तो ऐसे अपराध अजमानतीय यानी कि गैर जमानतीय होंगे। और यदि दंड का प्रावधान उन अपराधों के लिए 3 साल से कम है, तो ऐसे अपराध जमानतीय होंगे। राइट, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको बताया कि सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में 2 टेबल दे रखी हैं। जो पहली टेबल है यह आईपीसी के अपराधों के बारे में है, और इसका कॉलम नंबर 5 से हमें पता लगता है कि आईपीसी का कौन सा अपराध जमानती है और कौन सा अजमानती है। ठीक, जो दूसरी टेबल है ये उन कानूनों के बारे में है जो आईपीसी के अलावा हैं, यानी कि अदर लॉज। अदर लॉज का मतलब आईपीसी के अलावा जो अन्य आपराधिक कानून हैं। ठीक है, तो अन्य आपराधिक कानूनों में कौन सा अपराध जमानती है और कौन सा अजमानती है, ये टेबल नंबर 2 से पता लगता है। ठीक है, और टेबल नंबर 2 का जो कॉलम 3 है,
ठीक है, इससे पता लगता है कि कौन सा अपराध जमानती है और कौन सा अपराध अजमानती है। टेबल नंबर 2 में ये बताया गया है कि ऐसे अपराध जिनके लिए सजा का प्रावधान 3 साल से कम है तो ऐसे अपराध तो जमानती होंगे, ठीक है। और ऐसे अपराध जिनके लिए सजा का प्रावधान 3 साल है या 3 साल से ऊपर है या आजीवन कारावास है या मृत्युदंड है, ऐसे अपराध अजमानती होंगे, यानी कि गैर जमानती होंगे, ठीक। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन से अपराध जमानती हैं। तो वे अपराध जमानती हैं जिन्हें सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में फर्स्ट शेड्यूल में जमानती रूप में दिखाया गया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि प्रथम अनुसूची में 2 टेबल दे रखी हैं। जो पहली टेबल है वो आईपीसी के अपराधों से संबंधित है, आईपीसी का कौन सा अपराध जमानती है और कौन सा अजमानती है, ये प्रथम टेबल के कॉलम नंबर 5 से पता लगता है, ठीक। और जो दूसरी टेबल है वो आईपीसी के अलावा जो अन्य आपराधिक कानून हैं, उन अन्य आपराधिक कानूनों में जो अपराध परिभाषित और पनिशेबल हैं वे अपराध जमानती हैं गैर जमानती हैं, ये टेबल नंबर 2 से पता लगता है। टेबल नंबर 2 का कॉलम 3 है जो बताता है कि आईपीसी के अलावा जो अन्य आपराधिक कानून हैं उनमें कौन सा अपराध जमानती है कौन सा अजमानती है, ठीक है। ये टेबल नंबर 2 का कॉलम नंबर 3 बताता है, ठीक है। टेबल 2 ये कहती है कि आईपीसी के अलावा जो अन्य आपराधिक कानून हैं उन कानूनों में जो अपराध हैं अगर उन अपराधों के लिए सजा का प्रावधान 3 साल से कम है तो ऐसे अपराध जमानती होंगे, और सजा का प्रावधान 3 साल से ऊपर है या 3 साल है या आजीवन कारावास है या मृत्युदंड है तो ऐसे अपराध अजमानती होंगे, यानी कि गैर जमानती होंगे, ठीक। तो जमानती अपराध कौन से होते हैं, परिभाषा पर आते हैं हम लौटकर। सेक्शन 2 क्लॉज ए में जमानती अपराध की परिभाषा दे रखी है। क्या है परिभाषा? परिभाषा ये है कि जमानती अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध से है जिन्हें प्रथम अनुसूची में, यानी कि सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया है। मुझे लगता है इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। मुझे लगता है कि अब आप इस पहले पॉइंट का मतलब समझ गए होंगे। अब इस दूसरे पॉइंट पर आते हैं। यह कहता है कि जमानती अपराध वे अपराध हैं जिन्हें किसी अन्य विधि द्वारा, यानी कि किसी अन्य लॉ द्वारा जमानतीय बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि सीआरपीसी के अलावा जो अन्य कानून हैं उन कानूनों में जो अपराध परिभाषित हैं और पनिशेबल हैं, और उन कानूनों में उस अपराध को अगर जमानतीय घोषित किया गया है, जमानतीय डिक्लेयर किया गया है कि ये अपराध जमानतीय है, यानी कि उस कानून में ही बताया गया है कि ये अपराध बेलेबल है, जमानती है, तो ठीक है, जमानती है। अगर कोई कानून खुद कह रहा है कि ये अपराध जमानती है तो ठीक है, वो जमानती है, राइट। तो आईपीसी सीआरपीसी के अलावा जो भी कानून है उस कानून में जो भी अपराध परिभाषित है और उस अपराध के बारे में उस कानून में लिखा हुआ है कि ये अपराध जमानती है तो ठीक है, वो जमानती है, राइट। तो ये आपका सेक्शन 2 क्लॉज ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन 2 क्लॉज ए कहता है कि जमानती अपराध वे अपराध हैं जिन्हें सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में जमानती रूप में शो किया गया है, दिखाया गया है, ठीक। इस लाइन का मतलब मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ऐसे अपराध भी जमानती हैं जिन्हें किसी अन्य विधि द्वारा, यानी कि किसी अन्य कानून द्वारा जमानती बनाया गया है, यानी कि आईपीसी सीआरपीसी के अलावा जो भी कानून हैं उन कानून में जो भी अपराध परिभाषित हैं, ठीक है, उस अपराध के बारे में किसी अन्य कानून में लिखा हुआ है कि यह अपराध जमानती है तो ठीक है, वो जमानती होगा, राइट। अब कोई आपसे पूछे कि जमानती अपराध क्या होते हैं तो आप कहिएगा कि जमानती अपराध को सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज ए में परिभाषित किया गया है। जमानती अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध से है
जिन्हें सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया है, या ऐसे अपराध जो तत्समय प्रवर्त किसी अन्य कानून द्वारा जमानतीय बनाए गए हैं, ऐसे अपराध भी जमानती अपराध हैं। राइट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज ए सीआरपीसी, पहला, ऑफेंसेज विच आर सोन एज वेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल आर कॉल्ड वेलेबल ऑफेंसेज, और ऑफेंसेज which are made available under some other laws are also available offenses. Right? अब हम बात करते हैं अजमानती अपराध के बारे में, नॉन वेलेबल ऑफेंस के बारे में। देखिए, सीआरपीसी में अजमानती अपराध यानी कि गैर जमानती अपराध को परिभाषित नहीं किया गया है। फिर भी सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज ए की अंतिम लाइन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा अपराध जो जमानती नहीं है वो अजमानती अपराध है, यानी कि गैर जमानती अपराध है। या फिर हम यूं भी बोल सकते हैं कि ऐसा अपराध जिसे सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में अजमानती अपराध के रूप में शो किया गया है, वे अजमानती अपराध हैं। सीआरपीसी की जो प्रथम अनुसूची है उसमें कॉलम नंबर 5, ठीक है, उसमें बताया गया है कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा अजमानती है। ठीक है, तो जहां अजमानती लिखा हुआ है कॉलम नंबर 5 में, वो धारा अजमानती है। ठीक है, और जिस धारा के बारे में लिखा हुआ है ये जमानती है, तो वो जमानती है। बता चुका हूं मैं आपको सब। ठीक है, तो अजमानती अपराध को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। फिर भी सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज ए जिसमें जमानती अपराध की परिभाषा दे रखी है, ठीक है, उस परिभाषा की अंतिम लाइन से या अंतिम लाइन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे अपराध जो जमानती नहीं हैं वे अजमानती अपराध हैं, या ऐसे अपराध जिन्हें सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया है वे अजमानती अपराध हैं। सीआरपीसी की जो प्रथम अनुसूची है उसमें 2 टेबल दे रखी हैं। पहली टेबल में कॉलम नंबर 5 देखिए आप, उससे पता लगता है कि कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा अजमानती है। और जो दूसरी टेबल है उसका कॉलम नंबर 3 देख लीजिए आप। ठीक है, इंग्लिश में बोल देता हूँ, ऑफेंसेस विच आर नॉट वेलेबल आर नॉन वेलेबल ऑफेंसेस, और offenses which are shown as non-available in first schedule of CRPC are called non-available offenses. Right? मैं आपको एक बात और बता दूं। देखिए, ये जो अजमानती अपराध जो शब्द है ये एक भ्रामक शब्द है। वास्तव में कोई भी अपराध अजमानती होता ही नहीं है। मैं दोबारा बोल देता हूं, सीआरपीसी में जो अजमानती शब्द है ये एक भ्रामक शब्द है। वास्तव में कोई भी अपराध नॉन वेलेबल होता ही नहीं है। कोई भी अपराध किसी भी कानून में ऐसा नहीं है जिसमें जमानत नहीं होती हो। प्रत्येक अपराध में जमानत हो जाती है। वो अलग बात है कि जो मजिस्ट्रेट न्यायालय है वो किसी जमानत को खारिज कर दे तो सेशन न्यायालय बिल दे देगा, सेशन न्यायालय खारिज कर दे तो हाई कोर्ट दे देगा, और हाई कोर्ट खारिज कर दे तो सुप्रीम कोर्ट दे देगा, लेकिन बिल तो मिलती है ना। पूरी आईपीसी में कोई भी अपराध ऐसा नहीं है जिसमें बेल ना मिलती हो, और आईपीसी के अलावा जितने भी आपराधिक कानून हैं उनमें कोई भी अपराध ऐसा नहीं है जिनमें बेल ना मिलती हो। सभी अपराधों में बेल मिलती है। बस अंतर इतना है कि छोटा न्यायालय बिल को खारिज कर रहा है तो बड़ा न्यायालय बेल दे रहा है। इसलिए कहा जाता है कि अजमानती अपराध यानी कि नॉन वेलेबल ऑफेंस एक भ्रामक शब्द है। कोई अपराध अजमानती होता ही नहीं है। ठीक, बस अंतर इतना है कि जो जमानती अपराध होते हैं उनमें जो बेल है वो
एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम की जाती है। जो जमानती अपराध हैं उनमें बेल साअधिकार क्लेम की जाती है कि हमें जमानत दो, हमारा जो अपराध है वो जमानती है। मैं दोबारा बोलता हूँ, जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं, जो जमानती अपराध होते हैं, उनमें बेल एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम की जाती है, यानी कि एक अधिकार के रूप में दावा किया जाता है जमानती अपराध में कि हमें बेल दो। जबकि जो अजमानती अपराध होते हैं, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, उनमें बेल एज ए मैटर ऑफ डिस्क्रिशन होती है, यानी कि न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करता है कि वो अजमानती अपराध में बेल दे या ना दे। लेकिन दे तो सकता है ना दे वो एक अलग बात है। ना देगा मत दे, बड़ा न्यायालय देगा, मजिस्ट्रेट न्यायालय खारिज करेगा, सेशन न्यायालय देगा, सेशन न्यायालय ना देगा हाईकोर्ट देगा, मिलेगी तो सही हमें बेल। ठीक, तो अजमानती अपराध में यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलना या ना मिलना वो न्यायालय के डिस्क्रिशन पर होता है, विवेक पर होता है। उसमें आप दावा नहीं कर सकते कि हमें बेल दो। जबकि जमानती अपराध में बेल साअधिकार क्लेम की जाती है। ठीक, यानी कि जमानती अपराध में जो बेल है वो एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम की जाती है, साअधिकार क्लेम की जाती है। और अजमानती अपराध में जो बेल है वो एज ए मैटर ऑफ डिस्क्रिशन होती है, न्यायालय के विवेक पर होती है। वो बेल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। इसलिए ये जो केस है मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश, इसमें जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा कि जमानत एक नियम है जबकि कारागार एक अपवाद है। मतलब कोई अपराध ऐसा होता ही नहीं है जिसमें बेल ना मिलती हो। अंतर इतना है, जो जमानती अपराध है उसमें बेल यानी कि जमानत साअधिकार क्लेम की जाती है, और जो अजमानती अपराध है उसमें बेल मिलना या ना मिलना वो न्यायालय के विवेक पर होता है। दे भी सकता है, खारिज कर सकता है। खारिज करेगा तो ऊपर के बड़े न्यायालय में चले जाएंगे। राइट, तो ये लेक्चर आपका जमानती है और अजमानती अपराध से संबंधित था, जो कि मैंने खूब खींच के खूब बड़ा कर दिया। ठीक, चलिए इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।